कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसे किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें उसके फंडामेंटल्स के बारे में पूरी जानकारी हो, और कंप्यूटर से संबंधित जो आधारभूत नॉलेज है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर कंप्यूटर के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके हाथ में भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जिसे स्मार्टफोन या मोबाइल नाम से जाना जाता है। और आपने सुना भी होगा कि लर्निंग की स्पेलिंग में ही अर्निंग छुपा है। तो लर्निंग करने से ही हम अर्न करने वाली स्किल डेवलप कर पाएंगे। लेकिन कई यूजर्स, कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, पहले प्रैक्टिकल सीखना चाहिए या पहले कोई बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो जैसे आपके टीचर ने जब आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, तो सबसे पहले आपकी लर्निंग की शुरुआत अल्फ़ाबेट के साथ हुई थी। पहले आपको ABCD या AIE अल्फ़ाबेट सिखाए गए थे। देन उसके बाद आप स्पेलिंग और सेंटेंस बनाना सीख पाए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर को भी डायरेक्टली यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके स्थान पर सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। इस नॉलेज से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन फिर आप अपनी लर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर फंडामेंटल से इस यात्रा की, कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे से हुई, जिसका मीनिंग था टू कैलकुलेट और टू काउंट। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मीन्स पावर से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला एक उपकरण है जो हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर दो टर्म यूज की गई हैं। एक यूज किया है डेटा और दूसरा इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, आइए वो समझते हैं। व्हाट इज डेटा? तो डेटा क्या है? रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। संख्या, तथ्य और आंकड़ों को डेटा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 50 लिखा है। अब 50 क्या है? एक डेटा है, एक संख्या है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, केवल एक संख्या है। और यही डेटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, इनपुट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा डेटा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मीन्स अर्थपूर्ण डेटा को इन्फॉर्मेशन या सूचना के नाम से जाना जाता है। और हमारा कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को ही इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे ये 50 है तो ये डेटा है, लेकिन इस 50 के आगे किसी ने कोई इकाई, कोई यूनिट जोड़ दी, जैसे रुपीज, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, तो इस 50 का अपने आप में कोई मीनिंग निकलेगा। जब किसी डेटा का अर्थ निकल रहा हो, मीनिंग निकल रहा हो, तो उसे इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात आती है कि वाई वी कॉल कंप्यूटर एज कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं? आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन हुआ? जैसे टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म टीवी है, उसी तरह से कंप्यूटर जो स्पेलिंग बनी हुई है उसका भी अपना एक मीनिंग होता है। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। दोस्तों, ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये हम भारतीयों का ही जुगाड़ है। तो जो नए यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर याद करनी पड़े तो वो आसानी से याद कर सकते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, यानी सामान्य रूप से काम में आने वाली ऐसी मशीन जो विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में काम आती है: व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान में। कई जगह पर T का मीनिंग अलग हो सकता है, E का मीनिंग अलग हो सकता है, R का मीनिंग अलग हो सकता है, पर मोटे मोटे रूप से कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, ये इसका एक तरह से फुल फॉर्म हो गया। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के कंप्यूटर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी टेबल पर, किसी मेज पर रखकर चलाए जाते हैं, उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, वजन ज़्यादा होता है और तारों का जंजाल भी होता है, इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये साइज वाइज छोटे होते हैं, वजन भी इनका कम होता है, इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। इसी तरह से लैपटॉप के छोटे भाई को नोटबुक भी कहा जाता है। ये थोड़े कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होते हैं। इन्हीं का एक और छोटा भाई है जिसे टैबलेट PC कहा जाता है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, इनमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम टैबलेट PC दिया गया है। और हम सबका जो फेवरेट है स्मार्टफोन, जिसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अब आपको ये देखना है कि आपके आसपास या आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बिजनेस में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जा रहा है।
आइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए सभी का अपना अपना सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक प्रिंसिपल है। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें डेटा को इनपुट करना पड़ता है, देन फिर उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मीन्स सोचना, समझना, गणना करना, कैलकुलेशन करना, ये सारा काम प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आता है। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट बनता है और रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें स्क्रीन पर या प्रिंटर से हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, और कई बार आउटपुट के स्थान पर उसे हम स्टोर कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हम और आप करते हैं। आपसे अगर कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो सबसे पहले आप कान से उस क्वेश्चन को इनपुट करेंगे, देन फिर इनपुट किया गया डेटा हमारे ब्रेन के पास जाता है, जहां पर प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट्स बनते हैं, कैलकुलेशन होती है, और ये कैलकुलेशन आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिजल्ट तुरंत प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, उसे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो कंप्यूटर के प्रिंसिपल के अनुसार इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या स्टोरेज। अब ईश्वर ने अलग अलग काम को करने के लिए हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिए हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस या उपकरण होते हैं, जिनमें प्रमुख होते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, और इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड डिवाइस है कीबोर्ड। जैसा कि इसका नाम है कीबोर्ड मीन्स कीज। कीबोर्ड में आपको अलग अलग कीज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसीलिए इसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब की का मीनिंग चाबी से भी होता है, तो ये हमारे कंप्यूटर की चाबी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में आपको कीबोर्ड पर हाथ जमाने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि आप आसानी से इसे ऑपरेट कर पाएं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कीज होती हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, F1 से लेकर F12 तक, इसे फंक्शन की कहा जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन फंक्शन कीज का अलग अलग यूज होता है। इसे लिस्ट आउट नहीं कर सकते कि F4 से ये होगा, F3 से ये होगा। जैसे जैसे आप कंप्यूटर सीखेंगे, सॉफ्टवेयर सीखेंगे, इनका मीनिंग भी आपको पता चलेगा। नीचे वाली लाइन में न्यूमेरिक कीज हैं, फिर अल्फाबेट्स हैं जो कैपिटल भी यूज किए जा सकते हैं और स्मॉल भी यूज किए जा सकते हैं। अब कुछ स्पेशल कीज होती हैं, जैसे सबसे ज्यादा काम आता है कंट्रोल, ऑल्टर। कंट्रोल और अल्टर कीज अकेले काम नहीं करती, ये कॉम्बिनेशन कीज हैं। ये किसी और की के साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे कंट्रोल S हो गया, कंट्रोल Z हो गया, अकेले काम नहीं करती हैं। कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। कुछ टॉगल कीज भी होती हैं जो ऑन ऑफ होती हैं, जैसे कैप्स लॉक है। यदि आप इसे ऑन कर लेते हैं और उसके बाद टाइप करते हैं तो सारे अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हुए दिखाई देंगे। फिर से इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में टाइप होते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम कंप्यूटर आगे सीखेंगे वैसे वैसे इन सारी कीज का मीनिंग आपको समझ में आने लगेगा। कीबोर्ड के बाद अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। दोस्तों माउस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। जब आप इसका मूवमेंट करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक माउस पॉइंटर या माउस कर्सर दिखाई देता है, इसलिए इस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये जनरली दो तरह के आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक ऐसा माउस जिसमें वायर लगा होता है, इसलिए इसे वायर्ड माउस कहते हैं, और दूसरा ऐसा माउस जिसमें कोई वायर ही नहीं होता, इसलिए इसे वायरलेस माउस कहा जाता है। अब इन माउस के नीचे की तरफ आपको एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल माउस भी कहा जाता है। माउस में जनरली 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ्ट माउस बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। अब इन तीनों का अलग अलग यूज भी है। माउस के लेफ्ट बटन से जनरली हम डबल क्लिक करते हैं और उसके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को ओपन किया जाता है। इस तरह से माउस के राइट बटन से सिंगल क्लिक किया जाता है और इसके द्वारा किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को ओपन किया जाता है। स्क्रॉल बटन, जैसा इसका नाम है स्क्रॉल यानी लपेटना, पेज को अप करना, पेज को डाउन करना, उसके लिए स्क्रॉल बटन का यूज होता है। और माउस के साथ एक टर्म और जुड़ी हुई है जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। मीन्स आप किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ते हैं तो ड्रैग करना यानी खींचना और किसी जगह पर ले जाकर छोड़ देना, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये टर्म भी माउस के साथ जुड़ी हुई है। अगली इनपुट डिवाइस है टच पैड, जो जनरली आपने लैपटॉप्स वगैरह में देखा होगा। इसके माध्यम से भी आप डेटा को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। इसी तरह से जॉयस्टिक, जिसका यूज कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इस तरह से ग्राफिक टैबलेट, जिसमें आप जो भी ड्रॉ करते हैं वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ड्रॉ होता हुआ दिखाई देता है। स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। और मिडी डिवाइसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऐसी म्यूजिकल डिवाइसेस
जिनमें मीडी इन और मीडी आउट का इंटरफेस हमें मिलता है, जिनके माध्यम से इन म्यूजिकल डिवाइसेस को हम कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। तो इन डिवाइसेस को भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब दो तरह की मशीनें आपको दिख रही हैं, एक होती है OMR मशीन, एक होती है OCR मशीन। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, आपने कई तरह के एग्जाम दिए होंगे MCQ बेस्ड, और उसके अंदर जो करेक्ट आंसर होता है उसको आप मार्क करते हैं, गोले करते हैं। उन मार्किंग को पहचानने वाली जो मशीन है उसे OMR मशीन कहा जाता है। इस तरह से करेक्टर को जो पहचानती है उसे OCR मशीन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। तो ये दोनों ही मशीन अपने आप में एक तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं। वेब कैमरा और माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है। तो दोस्तों ये सारी थी इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस है CPU। CPU के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। इट इज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर, यह हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। इसे प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने CPU देखा है, तो आप कहेंगे हाँ सर देखा है, नीचे की तरफ एक डब्बा लगा होता है, उसे CPU कहते हैं। पर वास्तव में दोस्तों इस डब्बे को CPU नहीं कहा जाता, यह तो एक सिस्टम यूनिट है। CPU तो इस डब्बे के अंदर है, पर आम बोलचाल की भाषा में इसे ही CPU कहा जाता है, क्योंकि जब आप इस डब्बे को ओपन करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग तरह की डिवाइसेस, अलग अलग तरह के उपकरण लगे हुए दिखाई देंगे। इसीलिए इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड पर अलग अलग तरह के डिवाइसेस, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, DVD रोम, CD रोम, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई, जिसे SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो AC को DC करंट में कन्वर्ट करती है। तो ये सारी डिवाइसेस इस डब्बे में लगी होती है, और जो CPU है वो भी इसी मदरबोर्ड पर लगा होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। इसी वजह से इस डब्बे को आज के बाद आप क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट। और जब इसमें कोई उपकरण लगा हुआ नहीं होता, केवल ये केस होता है, तो उस कंडीशन में इसे कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये है मदरबोर्ड, जिसे PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह पर CPU इंस्टॉल किया जाता है, और इसी मदरबोर्ड पर अलग अलग उपकरण इंस्टॉल होते हैं। ये मेमोरी का स्लॉट है जहां पर रैम इंस्टॉल की जाती है। ये CMOS बैटरी का स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है। CPU को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर एक हीट सिंक लगाया जाता है, उसके ऊपर भी एक फैन होता है, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर काम करता है तो जैसे आपका दिमाग गर्म होता है, इसी तरह से CPU भी हीट जनरेट करता है। उसे ठंडा रखने के लिए हीट सिंक की आवश्यकता पड़ती है, और ऊपर एक फैन लगा होता है जो एग्जॉस्ट फैन की तरह गर्म हवा को बाहर फेंकता है। देखने में CPU कैसा होता है, देखिए इस तरह का छोटा सा एक उपकरण होता है जिसे CPU कहा जाता है। और यही हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। अब CPU को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को बोला जाता है ALU, दूसरे पार्ट को बोलते हैं CU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इनका नाम है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स ऐसे सारे काम जो अर्थमेटिक से संबंधित हों, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन करना, नॉट इक्वल टू, ये सारे काम चाहे वो लॉजिकल हो चाहे अर्थमेटिक हो, वो सारे CPU के ALU डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी पार्ट्स हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं उन सभी को मैनेज करने का काम करता है। तो ये था पहला प्रोसेसिंग डिवाइस CPU। सेकेंड प्रोसेसिंग डिवाइस है मेमोरी। कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी होती है, एक को प्राइमरी मेमोरी और दूसरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और इस प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दो प्रकार की मुख्य मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जिसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी कैटेगरीज की मेमोरी को इंक्लूड किया जाता है। रैम एक जस्ट मेमोरी स्टिक होती है जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल की जाती है। आप यहां देख पा रहे हैं मदरबोर्ड में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और रोम जो होती है इनबिल्ट होती है, मदरबोर्ड में पहले से इंस्टॉल होती है। आपने सुना भी होगा हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें 6GB 128GB मीन्स 6GB तो होता है रोम और 128GB क्या हो गया, रैम। स्क्रीन पर आपको जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब रैम के माध्यम से दिखाई देता है। रैम को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जबकि रोम प्री बिल्ड होती है, पहले से ही मदरबोर्ड में जुड़ी होती है। अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, आइए उसे समझ लेते हैं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर डेटा को आप रैंडमली यानी बिना किसी क्रम के एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी,
जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है उसी डेटा को आप रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। रैम एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी है यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जब आपका कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में होता है तो इस मेमोरी के अंदर ही डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, यानी आपकी स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है वो सभी रैम के माध्यम से ही डिस्प्ले होता है। और हमारी स्क्रीन पर बार बार कंटेंट चेंज होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी होती है रोम। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस हो गए, शट डाउन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो सभी रोम में स्टोर होते हैं। ये परमानेंटली होते हैं, इसलिए इसे अपरिवर्तनशील मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। जब आप कंप्यूटर का पावर ऑफ कर लेते हैं, जो भी इस मेमोरी का डेटा है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जबकि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, पावर के ऑफ होने के बाद भी इसमें रखा हुआ डाटा स्थायी रहता है, स्टोर रहता है, वो रिमूव नहीं होता। रैम में सीपीयू के द्वारा यूज किए जाने वाले डेटा टेम्पररी स्टोर होते हैं, जबकि रोम के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर रहते हैं। रैम में आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रोम में रीड ओनली ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है। अब रैम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मार्केट में आपको DDR4 रैम, DDR5 रैम, SD रैम, D रैम, इस तरह से अलग अलग नाम से रैम्स मिलेंगी। जबकि रोम के एग्जांपल हो सकते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, EPROM, फ्लैश मेमोरी, ये सभी रोम के एग्जांपल हैं। अब दोस्तों इसी तरह से एक मेमोरी और होती है जिसे कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये मेमोरी CPU और रैम के बीच में लगी होती है। और इस मेमोरी का काम क्या है? कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी इन अ कंप्यूटर डिजाइन टू एनहांस द स्पीड ऑफ डेटा एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। यानी रैम और CPU के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है उसे फास्ट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इस मेमोरी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इससे हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। इसी तरह से आपको एक मेमोरी पार्ट का और नॉलेज होना चाहिए जिसे CMOS के नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप ये जो देख रहे हैं ये कोई 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का नहीं है, ये कंप्यूटर की बैटरी है। जैसे आपके घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर आप सेल लगाते हैं, उसी तरह से मदरबोर्ड पर एक छोटा सा सेल लगता है जिसे CMOS बैटरी के नाम से जाना जाता है। ये बैटरी क्या करती है? कंप्यूटर में जो आप डेट और टाइम देखते हैं वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसी सेल से, इसी CMOS बैटरी से डिस्प्ले होता है। जब भी आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, डेट और टाइम रॉन्ग आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस कंप्यूटर की CMOS बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है या खराब हो चुकी है। दोस्तों अभी तक हम प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम को हमने पढ़ा, उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे आप स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की कंप्यूटर में आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख रूप से HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD और पेन ड्राइव का यूज किया जाता है। अब हम बारी बारी से इन सभी को डिस्कस करेंगे। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर का सबसे बड़ा स्टोरेज एरिया है और आजकल मार्केट में आपको SSD ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी वाइज ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं। एक आपको जो फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये मैकेनिकल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसमें एक डिस्क लगी होती है और रीड राइट हेड होता है। और बाकी के दोनों डायग्राम में जो आपको हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है, ये सिंपल मेमोरी चिप होती है। जैसा आपने रैम में देखा था उसी तरह की ये मेमोरी चिप होती है, लेकिन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लास्ट M2 NVMe ये भी हार्ड डिस्क है, लेकिन इस हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। इन सभी को SATA हार्ड डिस्क मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। मैकेनिकल हार्ड डिस्क की अगर आप वर्किंग को देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क लगी होती है और रीड राइट हेड होता है, जो इस मैग्नेटिक डिस्क पर जो भी डाटा स्टोर किया गया है उसे रीड करते हुए प्रोसेस करता है। लेकिन इस तरह के हार्ड डिस्क को हैंडल विद केयर, ध्यान से रखना पड़ता है, थोड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। और जो कंप्यूटर में आवाज आती है वो भी वास्तव में इसी डिस्क की आवाज होती है। और आजकल कैसी हार्ड डिस्क आने लगी है? मेमोरी स्टिक जैसी, ताकि वो डैमेज ना हो और ज्यादा समय तक आप उसका यूज कर सकें। तो CPU, रैम और हार्ड डिस्क इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। CPU एक तरह से शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, जो सारा कुछ मैनेज करने का काम करता है। रैम शोरूम की तरह बिहेव करती है, जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं वो सब रैम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हार्ड डिस्क क्या हो गया? एक तरह का गोडाउन वेयर हाउस हो गया, जहां सारा डेटा स्टोर होता है और उस डेटा का
कंप्यूटर प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। क्योंकि हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया होता है, इसलिए हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन किए जाते हैं। जैसे पूरा इंडिया है और उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया और स्टेट के अंदर भी क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट्स बना दी गई ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके। ठीक इस तरह से हमारा जो हार्ड डिस्क है उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और इन पार्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए। एक को सी ड्राइव बोला गया, एक को डी ड्राइव, एक को ई ड्राइव। जैसी आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उसके अनुसार यहाँ पर पार्टीशन किए जा सकते हैं। और आप अपने कंप्यूटर में माई पीसी पर जब क्लिक करेंगे तो वहां आपको हार्ड डिस्क के पार्टीशन दिखाई देंगे, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह के पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। और जितना भी डेटा कंप्यूटर में होता है, सारे सॉफ्टवेयर्स, मूवीज, फोटोग्राफ्स, सब कुछ इन हार्ड डिस्क के पार्टीशन में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी जिसको कहा जाता है। दोस्तों आजकल एफडीडी बंद हो चुका है, अब आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा हार्ड डिस्क के पार्टीशन सी अल्फाबेट से स्टार्ट हुए, तो ए और बी जो अल्फाबेट है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है। दो तरह की फ्लॉपी डिस्क पहले आया करती थी, एक 5.25 इंच की और एक 3.5 इंच की। तो इन दोनों के लिए ए और बी अल्फाबेट रिजर्व है। आजकल मार्केट में ये उपलब्ध नहीं है, इनकी जगह पर पेन ड्राइव, डीवीडीज इनका यूज होता है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क रोम डिस्क के प्रिंसिपल पर काम करती हैं, राइट वंस रीड मैनी। एक बार आपने इनके अंदर जो भी राइट कर लिया उसे कई बार रीड आउट किया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से होता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं CDR और एक को कहते हैं CDRW। CDR मीन्स रीड ओनली। एक बार आपने इसके अंदर जो भी डाटा फीड किया है उसे आप केवल रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। और RW इरेजेबल होती है, एक बार आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह इसमें रिकॉर्ड कर लिए हैं तो उन्हें इरेज करके नए सॉन्ग्स फिर से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। सीडी की कैपेसिटी जनरली 650 से 700 MB की होती है और इसी तरह से इसका बड़ा भाई है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोस्तों आकार में सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन DVD की कैपेसिटी 4.7 GB होती है। इसी तरह से एक और डिस्क होती है जिसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है और इसकी कैपेसिटी 50 GB से लेकर 500 GB तक होती है। अगला स्टोरेज एरिया है पेन ड्राइव। इसे आपने जरूर यूज किया होगा। ये पोर्टेबल या रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अभी आपने देखा प्रोसेसिंग डिवाइस हमने डिस्कस की, उसमें सबसे पहले CPU, देन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइस में सबसे कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो के नाम से भी जाना जाता है, और जो भी आउटपुट स्क्रीन पर प्रोड्यूस होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। मॉनिटर्स टेक्नोलॉजी वाइज दो प्रकार के होते हैं, एक को CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता है और दूसरे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होते हैं। और अभी आपको सारे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स ही दिखाई देंगे। कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर्स बहुत पहले चलते थे, आजकल मार्केट में फ्लैट पैनल मॉनिटर्स का ही प्रचलन है। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दूसरे होते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होते हैं LED, लाइट इमिटिंग डायोड, और कुछ होते हैं प्लाज्मा स्क्रीन्स। प्लाज्मा स्क्रीन्स ऐसी स्क्रीन्स होती हैं जिनमें छोटे छोटे सेल्स में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जो इमेज को प्रोड्यूस करती हैं। दिखने में सारे फ्लैट पैनल मॉनिटर एक जैसे होते हैं, पर टेक्नोलॉजी वाइज पावर कंजप्शन के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। मॉनिटर की स्क्रीन को जनरली इंचेस में मेजर किया जाता है और मेजरमेंट भी डायगोनली होता है। मीन्स आपको विकर्ण के रूप में डायगोनली इनको मेजर करना पड़ता है। स्क्रीन के रेजोल्यूशन को पिक्सल्स में मेजर करते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही इमेज शार्प बनेगी। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर्स फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो काम करते वक्त आवाज करते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बिल्कुल साइलेंटली काम करते हैं। प्रिंटर से जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर के रेजोल्यूशन या उसकी आउटपुट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती है जिसे DPI, डॉट पर इंच कहा जाता है। इस तरह से प्रिंटर की जो स्पीड है उसे मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है PPM, पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा प्रिंटर कितने पेज प्रिंट करने वाला है। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो टाइप के प्रिंटर हमें मिलते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर में पहली कैटेगरी होती है करेक्टर प्रिंटर्स। ऐसे प्रिंटर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं,
इसमें जनरली डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल प्रिंटर्स होते हैं और इनके अंदर इंक के रूप में एक रिबन लगती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने जरूर देखे होंगे, मार्केट में इनका ज्यादा प्रचलन है। दूसरी टाइप के प्रिंटर होते हैं लाइन प्रिंटर्स। ये भी इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, काम करते वक्त आवाज करते हैं और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं, जैसे चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अगले होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो कि मार्केट में ज्यादा प्रचलित है। इनमें इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, जैसा कि इसका नाम है, जेट मीन्स फव्वारा। इंक जेट प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह की प्रिंटिंग एक ही प्रिंटर के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये प्रिंटर पेपर पर इंक का स्प्रे करता है, इसीलिए इसे जेट प्रिंटर भी कहा जाता है। ये प्रिंटर कॉस्ट वाइज बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी जो इंक होती है वो काफी महंगी होती है, मीन्स इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। दूसरे लेजर प्रिंटर, जनरली ऑफिस वगैरह में लेजर प्रिंटर ही हमें देखने को मिलते हैं। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। इनमें इंक के रूप में ड्राई टोनर का यूज किया जाता है, जिसे आप कार्ट्रिज भी कह सकते हैं। पर लेजर प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर अलग से आता है, कलर प्रिंटर आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। थर्मल प्रिंटर जो विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे एटीएम में जो आपको रिसिप्ट मिलती है, वो थर्मल प्रिंटर का ही एक एग्जाम्पल है। अब इन प्रिंटर्स के अलावा एक प्रिंटर और होता है जिसे प्लॉटर कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कोई बेड नहीं है, ये भी एक प्रिंटर है और काफी बड़े प्रिंटर ये होते हैं। इनके माध्यम से आप हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, फ्लैक्स, मीम्स, सर्किट डायग्राम प्रिंट कर पाते हैं। आउटपुट डिवाइस में ही स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स भी आते हैं। आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को अटैच करते हुए, जोड़ते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, जैसे फैक्स मशीन और एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। ऐसी डिवाइस जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, साथ ही साथ फोटोकॉपियर वाला काम भी हो सकता है, स्कैनिंग वाला काम भी हो सकता है। अब इन सभी कामों को करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि एक ही डिवाइस में ये सारे फंक्शन होते हैं तो उसे एमएफडी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। इस तरह से मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, आप जो इंटरनेट चलाते हैं उसमें मोडेम का बहुत बड़ा रोल होता है। मोडेम के माध्यम से ही टेलीफोन लाइंस के अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, मोडेम उन्हें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए कंप्यूटर को पास करता है और कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करते हुए टेलीफोन लाइंस के माध्यम से ट्रांसमिट करता है। तो मोडेम भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से फोन की जो टच स्क्रीन है वो भी इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है, डिजिटल कैमरा वो भी इनपुट आउटपुट का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अभी हमने डिटेल में कंप्यूटर से संबंधित सभी डिवाइसेस को डिस्कस किया, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब इन डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए कुछ केबल्स का यूज होता है। पुराने कंप्यूटर्स में रिबन केबल्स लगती थी, ऐसी बड़ी बड़ी रिबन्स डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और समय के परिवर्तन के साथ साथ केबल्स भी छोटी होने लग गई हैं। आजकल SATA डिवाइसेस के साथ SATA केबल्स लगती हैं। केबल्स आप देख पा रहे हैं, छोटी होती हैं। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके अलावा मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए HDMI केबल का यूज होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक केबल से ही वीडियो और ऑडियो दोनों को ट्रांसमिट किया जाता है। पुराने जो कंप्यूटर्स थे उनमें VGA केबल का भी यूज होता था। इसके माध्यम से मॉनिटर को सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ केबल्स हैं जो कॉमनली यूज होती है और इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर्स कहा जाता है। इन एनालॉग कंप्यूटर्स का विशेष तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई का मीटर लगा हुआ है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट टाइप के कंप्यूटर हो गए एनालॉग कंप्यूटर्स। सेकंड होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। जो हम और आप यूज करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स या फिर PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर को फिर से 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर नाम ही इनका सुपर है, सुपर से ऊपर। ये सबसे फास्ट और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और
कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस या वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए इनका यूज होता है। जैसे मौसम संबंधी कोई भविष्यवाणी करनी है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, अर्थक्वेक की फोरकास्टिंग या रिसर्च करना है, तो वो सारे काम सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से होते हैं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जो 1964 में डेवलप किया गया। क्रे और फिगागू जापान के सुपर कंप्यूटर्स हैं और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। तो डिजिटल कंप्यूटर में पहला हो गया सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आकार में काफी बड़े होते हैं और लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, वहां पर बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग होती है और उनके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट कैटेगरी होती है मिनी कंप्यूटर्स। नाम भले इनका मिनी है, ऐसे कंप्यूटर विशेष उद्देश्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे कोई सीमेंट प्लांट है और आपने सुना होगा पूरा प्लांट कंप्यूटराइज्ड है। इट मीन्स वहां पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काम में नहीं लिए जाते। सीमेंट के प्रोडक्शन में मशीनों में कितना वैक्यूम प्रेशर चाहिए, कौन सा केमिकल कितना क्वांटिटी में रिलीज करना है, ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है और उसके लिए जो कंप्यूटर विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसमें PDP-11, K202, HP 3000, SDS 92 ये सभी मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो अभी आपने देखा क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हो गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में 4 पार्ट, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो। माइक्रो का मतलब डिजिटल कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे थर्ड कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की, जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं और इनका विशेष तौर से जैसे ICU मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स होती हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं वो हो गए, और रडार सिस्टम हो गया। ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। अब हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर समझ लिया है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा। लैंग्वेज किसे कहते हैं? वे ऑफ कम्युनिकेशन। और टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स वी नीड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो भाषा है वो मशीनी भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। अब जैसे हमारी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, अ, ई, उसी तरह से कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है उसमें 2 ही अल्फाबेट होते हैं, 0 और 1, जिन्हें बाइनरी कोड्स कहा जाता है। और इन कोड्स के संयोजन से ही अलग अलग तरह के कोड्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक 0 और 1 बिट्स कहलाता है और इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर में यूनिट्स बनती है। 8 बिट से 1 बाइट बनती है। 1 बाइट का मतलब होता है 1 कैरेक्टर। जैसे आप कोई भी स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं, IN है, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। तो कंप्यूटर में इस वर्ड को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का स्पेस चाहिए और 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाती है, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाती है, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाती है और 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट बनाती है। और आप ये समझ लीजिए कि 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर, HW। HW का मीनिंग होमवर्क से नहीं है, हार्डवेयर से है। हार्डवेयर रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन एक्चुअली टच एंड फील, यानी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सारे पार्ट्स, मॉनिटर, प्रिंटर, वेब कैमरा, कीबोर्ड्स, मदरबोर्ड्स, चिप्स। चिप्स कौन सी? ग्रुप ऑफ सर्किट्स या ICs का सर्किट, उन्हें चिप्स कहा जाता है, जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर। अब इस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है सॉफ्टवेयर्स की। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में हमने डिटेल में कंप्यूटर के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है। क्योंकि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास से आपको डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल पर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो के बाद सॉफ्टवेयर को समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से एक वीडियो है, उसे देखिएगा। उसके बाद कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, शटडाउन कैसे करना है, कंप्यूटर की वायरिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, शॉर्टकट कैसे बनाए जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या है, विंडोज में पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, कंप्यूटर की सर्विस कैसे की जाती है। देन फिर स्टार्ट होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो दोस्तों, ये पूरी एक लंबी जर्नी है, इसे धैर्यपूर्वक आप देखिएगा और इसके माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्यूटर सीख पाएंगे। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।